55,000 जो बच्चों को अनफिट मतलब हमें फाइनल लिस्ट में नाम ऐड नहीं किया तो उनके मार्क डिस्प्ले नहीं कर रही है। एसएससी को पता है कि इसमें हमने जो पूरा सिस्टम है वो बेच दिया है। पता नहीं अगले बार में होगा या ना होगा, उसके कारण से ओवर एज हो रहे, बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों नहीं ये सरकार सोच रही है या एसएससी बोर्ड सोच रही है? जैसे 2018 का एग्ज़ाम दिए थे, इसमें कहाँ लिखा है कि आप 3 साल या 4 साल बाद इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। पहले से जो जितने भी बनते थे उनको तो ट्रेनिंग नहीं मिली, तो हम जो 20,000 कैंडिडेट अभी मेडिकल फिट हुए, हमारा जो 4 साल नुकसान है उसका भरपाई कौन करेगा? ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा एक गलत मुद्दा है। मेरा पहला सवाल यही है कि जो नोटिफिकेशन में 3 बार काट ऑफ इंक्रीज कहीं पे लिखा नहीं है, तो इस बार ऐसा हुआ है रिटन के लिए काट ऑफ, फिजिकल के लिए काट ऑफ, मेडिकल के लिए काट ऑफ हुआ है। अभी तक जितना मतलब 2011 से ये भर्ती प्रोसेस चल रहा है एसएससी जीडी का, अभी तक ऐसा पिछले भर्ती में नहीं हुआ था। 2018 में पहला बार हुआ है 3 बार काट ऑफ इंक्रीज। अगर 3 बार काट ऑफ इंक्रीज रेशियो मेंटेन करने के लिए 3 बार काट ऑफ इंक्रीज करते हैं तो लास्ट में तो 2 ही बच्चे बचे थे एक सीट के ऊपर, तो एक सीट के ऊपर अगर 2 बच्चा बचता तो 15 नंबर कैसे इंक्रीज हो गया? यही मेरा सवाल है। मेरा सेकंड सवाल सरकार से यही है कि 3 साल एसएससी जीडी 2018 में जो लंबी इतना इंतजार किया है 18 से 21 साल, जो 3 साल भर्ती प्रक्रिया किया उसका बाद आधा बच्चों को छोड़ दिया, इसका मतलब जिम्मेवार कौन होगा? ये कैंडिडेट का जिम्मेवार है ना सरकार का? यही हम पूछना चाहते हैं सरकार को। इतना लंबी इंतजार करने के बाद भी, मेडिकल फिट होने के बाद भी सरकार हम लोग को लास्ट में क्यों छोड़ दिया? यही हम पूछना चाहते हैं। और अगर आपके पास वैकेंसी है तो अब न्यू वैकेंसी का मतलब वैकेंसी है तो क्यों न्यू वैकेंसी डाल रहे हैं आप? थोड़ा जितना बच्चे बाकी है उसको पहले लिया जाए, उसके बाद अब नया वैकेंसी लाइए। इससे हम लोग का कोई मतलब बोलने का ही नहीं है। अब जितना वैकेंसी बचा है उसको तो पहले दिया जाए, जो लड़का फिट है। यही हम सरकार को बोलना चाहते हैं। मेरा तीसरा सवाल है कि जो नॉर्मलाइजेशन की है सरकार ने, एसएससी वालों ने, तो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे की है? जब आपको पता है कि एसएससी सब्जेक्ट देता है 25 मार्क के सब्जेक्ट देता है, सभी सब्जेक्ट वही देता है, तो पेपर हार्ड और स्लो का कोई मैटर ही पैदा नहीं होता ना। पेपर तो वही दे रहा है, तो पेपर वही दे रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा ही नहीं उठता। जब पेपर दे रहा है वो, तो हो सकता है कि किसी को हार्ड आए किसी को स्लो आए, वैसे कोई बनता ही नहीं। जब आप किसी को दे रहे हैं, सब्जेक्ट दे रहे हो, तो उसी बेस पे आएंगे ना विषय, मार्क भी उसी बेस पे आगे, तो ये नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट ही नहीं बनता ना। अब बात जब नॉर्मलाइजेशन की है, जब 1 ही तारीख को या 19, 20, 21 तारीख को हार्ड पेपर आए बोलते, लेकिन 21 तारीख को जिसके मार्क बढ़े हैं, एक ही बैच के किसी के मार्क बढ़े किसी के मार्क नहीं बढ़े, तो मैं पूछता हूँ कि मार्क तो बढ़ने चाहिए, तो फिर दोनों के बढ़ने चाहिए। एक के आदमी के कैसे बढ़ेंगे? जब बढ़ेंगे मार्क दोनों के बढ़ेंगे, है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा एक गलत मुद्दा है। यही मैं से बात करना चाहता हूँ। मेरा जो चौथा क्वेश्चन है ना, एक बात है, आपके पास जो एसएससी जीडी का जितने भी कैंडिडेट थे, पहले आपने क्या किया ना, एक हाई कटअप लेके कुछ बंदे को आपने निकाल दिया जो सीपीटी एग्जाम में होने के बाद। फिर दूसरे बार क्यों 20,000 कैंडिडेट को आपने बुलाया? जो एडिशनल कैंडिडेट को क्यों बुलाया? क्योंकि अभी तक जितने भी जो एडिशनल कैंडिडेट है उनमें से एक को भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कल एसएससी ऑफिस में हमने चेयरमैन के सामने वही बात रखी कि सर देखिए, हमारा जो बात आप जो बोल रहे हैं, आपके पास इतने कैंडिडेट थे, अभी जो 55,000 जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, वही बात हमने बोला कि सर देखिए आपने क्यों ऐसा किया? आपके पास इतने सारे कैंडिडेट थे तो फिर हम लोग को क्यों बुलाया? जो 20,000 कैंडिडेट आपने बुलाया हमको, अभी तो हमको किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। पहले से जो जितने भी बनते थे उनको तो ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो हम जो 20,000 कैंडिडेट अभी मेडिकल फिट हुए, हमारा जो 4 साल नुकसान है उसका भरपाई कौन करेगा? वो जो 4 साल हमारा चला गया और अभी कौन देगा? हम तो सब ओवर एज हो गए। आपके पास कैंडिडेट थे तो हमको क्यों बुलाया गया? वही सवाल किए तो उन्होंने बताया भाई देखो हमको उसमें से कोई कुछ जाता आता नहीं है, हमको सिर्फ एक बात है, वो जो नोटिफिकेशन है हमको सिर्फ एक ही बात बोलो, नोटिफिकेशन लगा रखे। लेकिन हमको कोई, जैसे हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि हम लोग जैसे सेटिस्फाई होना था, उनका आंसर जो था, हम उनका आंसर में सेटिस्फाइड नहीं है। फिर वो लोग उठ के चले गए, बोले कि जो है सब नोटिफिकेशन में है। तो 3 बार नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था? 3 बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ 3 बार कहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन पे? वो क्वेश्चन भी हमने किए, लेकिन वो हमको आंसर नहीं दे सकते और नहीं दी भी। मेरा 5वां क्वेश्चन है,
जब हम SSC 2018 का एग्ज़ाम दिए थे, इसमें कहाँ लिखा है कि आप 3 साल या 4 साल बाद इसका रिजल्ट निकाला जाएगा? इसका हमको जवाब चाहिए। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद फिर हमको फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, उसमें भी नहीं लिखा रहता है कि आपका 3 बार कट ऑफ बनाया जाएगा, या फिर लास्ट में भी नहीं लिखा है कि आपको एक सीट पे जब 2 थे तो मेरा 15 नंबर क्यों बढ़ाया गया। जब 15 नंबर बढ़ाया तो उसमें लिखा था कि हाँ आपका लास्ट में 3 बार जो निकाला था कट ऑफ, चौथा भी आपको ज़्यादा नंबर बढ़ा के आपको छाड़ा जाएगा। अब छाड़ा तो पहले ही हटा देता, और जब आपके पास बच्चे जब कम थे तो आप एडिशनल वाले क्यों बुलाए? एडिशनल जो रिटेन में ही जब छट गए थे उन लोग को 0 पॉइंट कुछ छड़े थे, उन लोग को नंबर बढ़ा के नोटिस करके दोबारा बुलाया गया, और जो दोबारा उन लोग ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराया गया? सरकार से यही मांग है। सर मेरा सच्चा क्वेश्चन ये है कि जो ये 60,210 पद निकाले थे भारत सरकार, तो उनमें 55,000 शामिल किया गया, तो 5,000 वो सीट किनको दिया जाएगा? अगर जो उस सीट के लिए हम अवेलेबल है, हम उनके पास लड़का योग खड़ा है, तो ये ठगने वाली बात क्यों हो रहा है? और SSC और सरकार से हम दोनों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो लड़की जितने ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो आप ज्वाइन कराओ ना, जो बच जाते वो तो मुझे सीट दीजिएगा, वो तो मेरा अधिकार है। तो फिर आप वो वैकेंसी अगले वाले में क्यों इंक्रीज करोगे, ये मुझे बता दो। ये आपका कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? जो बच्चे रहते हुए भी आप नहीं दे रहे हो जॉब, वो फिर से दोबारा प्रोसेस करेगा, पता नहीं अगले बार में होगा या ना होगा, उसके कारण से ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों नहीं ये सरकार सोच रही है या SSC बोर्ड सोच रही है? आगे उनका भविष्य में कोई ऐसा रूल नहीं, क्योंकि फौज में जितने भी बच्चे जाते हैं गरीब माँ बाप बच्चे के जाते हैं, ऐसा कोई बड़ा घर का बच्चा नहीं होता है जो फौज में जाने का। जो अगर जो बड़े घर के जो बच्चे हैं वो फौज में जाने के लिए मतलब जाना भी नहीं चाहते, तो क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे माँ बाप को परेशान किया जा रहा है? आप वो सीट जो बच जाती है आप मुझे दे दी जाए, उसके लिए मैं योग भी हूँ। और कि ये जितना भी है, अगर जो आप जितना हम लोग बचे हुए ऑल मेडिकल फिट, अगर जो उनको ले भी लिया जाए टोटल मेडिकल फिट को, तब पर भी सरकार को अगले आने वाली वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सरकार इस बात पर गौर करे, क्योंकि हर एक राज्य में एक राज्य पुलिस टेक्नीशियन ग्रुप डी ऐसे 3-4 साल में बहुत सारे एग्जाम वो कंडक्ट करवाए गए हैं, जिनका ज्वाइनिंग तक संपन्न हो चुका है, और यहाँ से बच्चे उधर भी जा चुके हैं। सरकार इस रूल पे फॉलो करे और उनको एक बार संज्ञान में लेने के बाद उनको पता चल जाएगा कि अगर जो टोटल बच्चे को भी हम फिट कर दे तो अगले आने वाले वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा 7वां सवाल सिस्टम से है, क्योंकि SSC के पास गए थे हम, तो उन्होंने कहा ये सिस्टम की बात है, तो सिस्टम से हम ये पूछना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगती, सेकंड लिस्ट क्यों नहीं लगती? अगर एक कैंडिडेट 2 जगह पर सिलेक्ट होता है, वो स्टेट में जाता है तो सेंटर में नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे जो जगह है वो खाली क्यों रखते हैं, नई वैकेंसी क्यों निकालते? हम लोग जो बाहर है, फिट है, मेडिकल फिट है, तो उनको क्यों नहीं लिस्ट उनका ज्वाइनिंग क्यों नहीं होता? हमारा सवाल सिस्टम से, कि सिस्टम है जो गलत तरीका है, जो हमको भुगतना पड़ रहा है, जो ऑल स्टूडेंट है मेडिकल फिट, तो ये सारी बात गलत है जो सिस्टम के थ्रू होती है। SSC बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब सिस्टम जो फिक्स करते हैं उसी अनुसार हम चलते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि नई वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ऑल फिट है तो हमें ज्वाइनिंग दो। मेरा 8वां सवाल है कि जो SSC ने मेडिकल फिट 1,09,000 कैंडिडेट लिस्ट दी है, बोल रहे थे कि 1,09,000 कैंडिडेट मेडिकल फिट है, तो उनकी लिस्ट दे दो जो मेडिकली फिट है, और 54,000 को जिनको ज्वाइनिंग दिया है उनकी तो उन्होंने लिस्ट दे दी, लेकिन उनके सामने उन्होंने उनके मार्क नहीं रखे, और जो मेडिकली अनफिट की है, मतलब मेडिकल फिट है लेकिन उनको फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं किया गया, तो उनका भी 55,000 का जो लिस्ट है वो भी SSC की वेबसाइट पे डाल दो, और उनके भी मार्क मतलब डिस्प्ले करो कि हमें पता चल सके कि हमारी कमजोरी क्या है। लेकिन SSC ऐसे भी नहीं कर रही, क्योंकि SSC को पता है कि इसमें हमने जो पूरा सिस्टम है वो बेच दिया है। SSC को ये भी पता है कि हमने इसमें भ्रष्टाचार किया है, इसकी वजह से वो हमारे 55,000 जो बच्चों को अनफिट मतलब हमें फाइनल लिस्ट में नाम ऐड नहीं किया, तो उनके मार्क डिस्प्ले नहीं कर रही है। मेरा SSC 9वां क्वेश्चन ये है कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दे। सबसे पहली बात है UPSC में वेटिंग लिस्ट आती है और इसमें क्यों नहीं आती? हमने उससे एक क्वेश्चन किया था, वहाँ की जो आपने फॉर्म मेरिट से
बच्चे बाहर किए 54,000, उनकी हमें लिस्ट दे दो। तो इन्होंने हमसे ये जवाब दिया कि हमने ये बंद कर दी। आपके तो हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो आपने अपने तरफ से ये बंद क्यों की? तो आप अपनी तरफ से ये बंद कर सकते हो, तो आप वेटिंग लिस्ट दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? वो एसएससी चोर है, ये सही नारा है, क्योंकि एसएससी कहती है हमारे पास कुछ नहीं, उसके पास सब पावर है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमें बहलाने फुसलाने के लिए हमें गृह मंत्रालय भेज रही है। इसीलिए हमारे एसएससी से वेटिंग लिस्ट दो बस। मेरा 10वां क्वेश्चन है एसएससी से कि एसएससी जब एक सीट के लिए 2 लड़का फाइट कर रहा होता है, तो फिर इतना नंबर पॉइंट में जब रिजल्ट आती है तो फिर 12-12 नंबर और 13-13 नंबर जो है एक के बीच कैसे अंतर होता है? कौन सा फंडा का वो यूज़ करते हैं, किस फंडा का वो यूज़ करते हैं कि एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के बीच 13 मार्क्स का जो अंतर होता है वो कैसे होता है? और हम लोग का कहना है कि सरकार जो है कहती है कि गरीबों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तो आज जो है हम लोग जो रोड पे भटक रहे हैं और महीनों रोज से जो हम लोग रोड पे जो है लाठी डंडा खा रहे हैं और भटक रहे हैं, तो आज हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई अंबानी अडानी का बेटा है क्या, या कोई जो है मतलब मंत्री का यहाँ पे बेटा है जो मतलब भटक रहे हैं? आप जो है सरकार जो है बार बार जो है गरीबों की बात करती है, तो फिर आज गरीब के बच्चा अपने हक के लिए जो है रोड पर 1 महीना से भटक रही है, तो आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं देखते हैं? आप तो बराबर अपने स्पीच में, मन की बात में ये भी करते हैं कि महिलाओं की सम्मान का जो है आप बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत बड़ी जो है आप स्पीच देते हैं महिलाओं की सम्मान के बारे में। आज हमारे साथ जब हमारी बहन जो है रोड पर भटक रही है महीना रोज से, तो आज आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज आपको सुनना चाहिए ना, क्योंकि आप तो महिलाओं की सम्मान के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, फिर आप आज क्यों नहीं सुन रहे हैं? और मैं अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर आए हैं मतलब गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हम लोग को मतलब किसान तो हमारे पिताजी हैं और हम उनके बच्चे हैं, और आज जो है सरकार जो है बहुत मतलब किसान और जवान के बारे में बहुत बड़ी बातें करती है। तो आज जो है दोनों हम लोग जो है रोड पर हैं अपने हक के लिए, तो आज सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आज जो है हम लोग अपने हक के लड़ते हैं, तो सरकार जो है किसान को जो है खालिस्तानी और बेबुनियादी मतलब जो है कहती है। कानून सरकार बनाती है, सरकार को अपने मर्जी से जो है हमारे संविधान के अंदर छेड़खानी करने की कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से अपने वो कानून का धज्जा हम आपको ये बताना चाहेंगे, आप कानून का धज्जा वो कैसे उड़ाते हैं। अब देखिए, फौज में जाते हैं और फौज का जो है वर्दी पहन लेते हैं, कहते हैं हम फौजी हो गए। उनको फौजी बनने का अधिकार किसने? वर्दी पहनने का क्या वर्दी कोई मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म तो नहीं है कि आप पहन के बस चल दिए, ऐसे होता है क्या? और बराबर जो है वो कानून बनाते हैं, और हमारे संविधान जो है भारत की संविधान लचीला है। फिर उसमें तो ये भी है कि मतलब संविधान का मतलब ये है कि हम मतलब हमारे भारतवासी के लिए हो और हमारे हित के लिए हो। तो कानून आप ऐसा बनाते हैं जो हमारे हित के लिए नहीं है, और हम आज जो है लाखों किसान जो है उनका विरोध करते हैं। तो फिर आप कैसा, आपका कानून कैसा? जो आप हमारे हित में नहीं है तो आप उसका वैसा कानून बनाते ही क्यों है? जब उस कानून का आज हम विरोध कर रहे हैं, हमें वैसा कानून नहीं चाहिए, तो फिर आप ज़बरदस्ती हमारे सर पे क्यों ठोकना चाहते हैं? हम आपसे ये पूछते हैं। और आप जो है कहते हैं बराबर आप अपने मन की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी युवाओं की तो मन की बात सुनिए। जिस युवा के बदौलत मैं सरकार को ये सूचित करना चाहता हूँ, जिस युवा के बदौलत आप कुर्सी पर बैठ करके आज देश पे राज कर रहे हैं और अपनी मन की बात सबों को सुना रहे हैं, कभी उस युवा की मन की बात तो सुनिए जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया। आप इतना घमंड करोगे ना, तो जिस प्रकार से हमारे भारत में रावण का जो है घमंड बढ़ी तो श्री रामचंद्र जी जन्म लिए, और द्वापर में कंस का जब अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण जी जन्म लिए। उसी प्रकार जो हमारे भारत माँ भी इस प्रकार से जो है मतलब भारत में सुपूत को जन्म दे चुका है कि आपसे लड़ करके और आपसे हर एक जो है घोटाला और हर एक जो है काले कानून का हिसाब लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो अभी भी होश में आ जाइए और अपना जो भी हम लोग का हक है, हम लोग का हक दीजिए, नहीं तो फिर आगे आपका क्या परिणाम होगा वो मुझे ही पता नहीं है, और आप खुद उसका